नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुत्व और उसके परिणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप। अब मराठों के बाद दोस्तों, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में क्या स्थिति रही थी। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं राजस्थान में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या घटनाक्रम हुए। तो उन घटनाक्रमों में सबसे पहले राजपूत जो राज्य थे उनमें जो मुगल केंद्रीय सत्ता थी उसका नियंत्रण ढीला पड़ गया। औरंगजेब क्योंकि दक्षिण इसकी नीति असफल रही, दक्षिण में उसकी हार हुई और इससे मुगल साम्राज्य की स्थिति दयनीय हो गई थी। और उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी मुगल साम्राज्य को सही तरीके से नहीं संभाल पाए। तो इस वजह से, और उसका मेन कारण क्या था, खास तौर से राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप। दोस्तों, मराठों ने जगह जगह से खिराज लेना शुरू कर दिया, धन लूटना शुरू कर दिया और राजपूत राजाओं को परिस्थितिवश मराठों से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजों से संधियां करनी पड़ी। इसके अलावा चूंकि जब राजपूत राजाओं पर मुगल साम्राज्य का यानी केंद्र सत्ता का जब नियंत्रण जब ढीला हो गया था, तो जो सामंत थे वो सामंत भी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगे और वो राजपूत राजाओं के खिलाफ खड़े होने लगे। उनकी हर जो है नीति में अपनी सहभागिता दिखाने लगे, अपने आप को उच्चतर समझने लगे। तो जो जागीरदार और सामंत थे वो राजपूत शासकों के खिलाफ हो गए थे। तो इस तरह से दोस्तों, हमने जैसे पढ़ा था मराठों ने भी काफ़ी हस्तक्षेप किया था कि किसी उत्तराधिकार को किसको उत्तराधिकार बनाना है। इसके लिए मराठों ने भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया था। और इसका परिणाम क्या हुआ, जब सामंत और शासक अपने आप को बराबर का मानने लगे तो उनमें आपस में पारस्परिक संघर्ष शुरू हो गया था, उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया था। सामंतों ने गुट बना लिए थे, राजा के खिलाफ विद्रोह करने लगे थे, राजा के खिलाफ जो है देशद्रोह का काम करने लगे। और इस तरह से अब ऐसी स्थिति में बूंदी में, जोधपुर में, जयपुर में, कई राज्यों में मराठों ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। और वो हस्तक्षेप के बारे में मैंने पढ़ा था, तो मराठों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। इसके अलावा दोस्तों, मराठों की भी स्थिति कमजोर होने लगी क्योंकि उस समय अंग्रेज आ गए थे। और अंग्रेजों से जब मराठों का युद्ध हुआ था तो उसमें आखिरकार मराठों में 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा जो है अंग्रेजों की शरण में चला गया। दोस्तों, पेशवा भी आखिरकार युद्ध हार गया और उसने अंग्रेजों की से संधियां शुरू कर दी। तो जो 1802 में, तो ये बेसिन के संधि के अनुसार, कौन सी संधि हुई थी 1800 में, बेसिन की संधि। ये किसने की थी, पेशवा ने। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, बेसिन की संधि, और ये भी अंग्रेजों के शरण में चला गया। अब जब पेशवा ही अंग्रेजों की शरण में चला गया तो उस समय राजस्थान में कौन सक्रिय थे, सिंधिया और भोंसले। तो सिंधिया और भोंसले को भी कई जगह पर हार का सामना करना पड़ा। मराठे हार गए थे 1803 ईस्वी में, और 1803 ईस्वी में भोंसले ने भी और किसने, सिंधिया ने तो की थी सुरजी अंजन की संधि, सुरजी अंजन गांव की संधि। ये 1803 में की थी, ये तो की सिंधिया ने, और भोंसले ने की थी देवगांव की संधि। दोस्तों, भोंसले ने देवगांव की संधि कर ली। तो इस तरह से सिंधिया भी अंग्रेजों से पराजित होकर के सुरजी अंजन गांव की संधि कर ली, और भोंसले भी पराजित हो गया, उसने भी देवगांव की संधि अंग्रेजों से कर ली। तो इस तरह से अंग्रेजों से सहायक संधि हो जाने के बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो गया और राजस्थान में अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। अब चूंकि अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया तो अंग्रेज जो राजपूत शासक थे उन्होंने अंग्रेजों से भी सहायक संधि शुरू कर दी। अब ये जो सहायक संधि क्यों की उन्होंने,
उसका मेन कारण क्या था कि बाह्य और आंतरिक जो उपद्रव होते थे, क्योंकि राजपूत परेशान हो चुके थे, पहले मराठों का से परेशान हो गए थे, पिंडारियों से परेशान हो गए थे, तो उनसे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। और ये संधियां जो सहायक संधि की हैं, ये वेलेजली की सहायक संधि, आपने पढ़ा होगा वेलेजली ने सहायक संधि की थी। तो ये कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 1804 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और उस आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे जो हैं अंग्रेजों से हार गए थे, और मैंने जैसे बताया था भोंसले ने देवगांव की संधि कर ली और सिंधिया ने सुरजी अंजन गांव की संधि कर ली थी। अब संधियां करने के बाद चूंकि मराठों का हस्तक्षेप बंद हो गया, अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया, तो राजपूत शासकों ने भी समझ लिया कि अब हमें अंग्रेजों की शरण में जाना ही होगा और उनसे संधियां करनी होगी। तो दोस्तों, वेलेजली जो था उस समय, वेलेजली था, उसने अंग्रेजों के पास संधि प्रस्ताव भेजे, सहायक संधि प्रस्ताव भेजे राजपूत राजाओं के पास, और जिसमें कितने अनुच्छेद थे, 7 अनुच्छेद थे जो संधियां की शर्तें थी। तो वो संधि जो भेजी थी, तो सबसे पहले अंग्रेजों से सबसे पहले जिस राज्य ने सहायक संधि की थी वो था भरतपुर। 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने सबसे पहले सहायक संधि अंग्रेजों से की थी। और उस समय जो महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उन्होंने लॉर्ड लेक के साथ ये संधि की थी। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों अलवर का। अलवर में नवंबर 1803 ईस्वी में बख्तावर सिंह जी ने सहायक संधि कर ली। फिर दिसंबर 1803 में जयपुर ने भी, जिसमें महाराजा जगत सिंह उस समय राजा थे, जयपुर ने भी अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। इसके अलावा दोस्तों जोधपुर ने होलकर से सहायक संधि की थी, लेकिन बाद में अन्य राजा सभी अंग्रेजों की ओर तरफ चले गए और उन्होंने सभी ने असफल प्रयास किया था अंग्रेजों से सहायक संधि करने के। लेकिन दोस्तों 1806 में कॉर्नवालिस की जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस समय उनके वेलेजली के बाद जो गवर्नर बने थे 30 जुलाई 1805 को कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, हस्तक्षेप की नीति अपनाई। देशी राज्यों में हस्तक्षेप की नीति उन्होंने त्याग दी, हस्तक्षेप की नीति उन्होंने अपनाई थी। लेकिन उनका की जल्दी मृत्यु हो गई थी 1806 में। और उनके बाद गवर्नर जो बने थे वो जॉर्ज बार्लो। दोस्तों जॉर्ज बार्लो जो गवर्नर बने थे, तो उन्होंने क्या किया कि 1806 में अलवर और भरतपुर दोनों रियासत जो थी, देशी राज्य थे, इनको छोड़ करके, इनसे जो संधि की थी इसको तो रहने दिया, लेकिन बाकी जो सभी स्टेटों से जो संधि की थी उनको रद्द कर दिया था। वो किसने किया था, जॉर्ज बार्लो ने। तो कौन कौन सी संधियां जो प्रभावी रही, अलवर की संधि और भरतपुर, इन दोनों से ही संधियां जो है प्रभावी रही। दोस्तों इनसे पूर्व भी कुछ राजाओं ने, कुछ शासकों ने संधि करने का प्रयास किया था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों से जो राजपूत शासकों ने जो सहायक संधि की थी, उससे पूर्व भी अंग्रेजों से संधि करने का असफल प्रयास किया था। असफल यानी प्रयास किया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनसे संधि नहीं की। और उनमें सबसे पहले जो संधि का प्रयास किया था 1776 ईस्वी में जयपुर के महाराज पृथ्वी सिंह ने इसकी शुरुआत की थी 1776 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में जोधपुर का जो शासक थे विजय सिंह, इन्होंने अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। और 1786 ईस्वी में जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। उसके अलावा उन्होंने फिर 1799 में भी असफल प्रयास किया था। तो दोस्तों इन्हीं सभी राज्यों ने अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया था। कारण मराठे, क्योंकि मराठे जो थे वो दोहरी मार करते थे। एक तो उनसे खिराज तो लेते ही थे, मोटी रकम लेते थे, उसके अलावा राजपूत जो राज्य थे उनमें आपस में उनको भिड़ा करके और उनसे उत्तराधिकार के नाम से किसी तरह से धन वसूलते थे। और अगर मान लीजिए कोई राजा, राजपूत राजा
धन देने में असमर्थ होता था उसके ऊपर आक्रमण कर देते थे और उसका धन संपदा लूट लेते थे। तो इस तरह से मराठों की लूट से बचने के लिए इन राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों से संधि करना उचित समझा। दोस्तों वैसे तो ये संधियां जो की थी मराठे और राजपूत और अंग्रेजों के बीच में जो हुई थी, तो मराठे कह लीजिए कि वो लुटेरे तो थे, अंग्रेज उनसे भी ज्यादा बड़े लुटेरे थे। लेकिन क्या करते, क्योंकि उस समय हमें यानी राजपूत शासकों को किसी के अधीन रह करके काम करना रास आ गया था। पहले ये मुगलों के अधीन रहे थे और मुगलों से जो है मनसबदारी लेकर के बड़े प्रसन्न होते थे। और चूंकि इस तरह से जब ये शासन करने लगे तो उसके बाद चूंकि जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो मराठों को जैसे ही वर्चस्व बढ़ा तो मराठों से संधियां शुरू कर दी। फिर मराठों ने लूटा, फिर मराठों की जैसे ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1804 में, उसमें सिंधिया भी हार गया और होलकर भी हार गया। और दोनों के पराजय के बाद जब राजपूत शासकों को लगा अब किसकी शरण में जाएं, तो उन्होंने अंग्रेजों से संधियां स्वीकार करना शुरू कर दिया था। लेकिन उससे पहले भी मराठों से दुखी होकर के और इस तरह से टोंक क्षेत्र था, वहां पर पिंडारियां जो थे, पिंडारी, तो उन पिंडारियों के आक्रमण से परेशान होकर के इन लोगों ने अंग्रेजों से संधि का असफल प्रयास किया था। उसके बाद 1803 में इन्होंने संधियां की थी, जिसमें भरतपुर राज्य जो है सबसे पहले सहायक संधि करने वाला। तो अंग्रेजों की सहायक संधि करने के बाद दोस्तों 1817 में मराठों का पतन हो गया। और मराठों का पतन हो गया तो मराठों ने भी अंग्रेजों से संधियां कर ली। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर बने 1813 से 1823 के बीच में, और उन्होंने दिल्ली के जो रेजिडेंट थे चार्ल्स मैटकॉफ, उसको कहा, आदेश किया कि जो राजपूत राज्य हैं उनसे संधियां प्रस्ताव लीजिए, उनसे संधियां कीजिए। तो दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के आदेश अनुसार मैटकॉफ थे जो रेजिडेंट थे कहाँ के, दिल्ली के, इनको ये आदेश दिया गया था कि आप राजपूत शासकों से संधियां करें। तो बहुत सारी संधि उन्होंने उनसे राजपूत शासकों से की थी, और वो जो संधियां की थी उन संधियों में, उस संधियां किस नाम से जानी जाती हैं उस समय की, अधीनस्थ पार्थक्य नीति। अधीनस्थ यानी अपने अधीन करने के बाद सभी राज्यों को पृथक पृथक उनसे संधियां की गई थी। जिस राज्य की जैसी स्थितियां थी उस राज्य से अलग अलग संधियां की थी, अधीनस्थ पार्थक्य नीति के अनुसार संधियां की थी। तो सबसे पहले जो संधि की थी वो की थी 9 नवंबर, लेकिन प्रभावी 15 नवंबर को हुई थी 1817 में करौली से। सबसे पहली जो नीति राजपूत शासकों ने जो अंग्रेजों से संधि की थी वो करौली राज्य ने की थी। दोस्तों वो सहायक संधियां थी, सहायक संधियां तो ये भी हैं, लेकिन वो जो संधि की थी वो केवल अलवर और भरतपुर की संधियां 1803 में ही मान्य रही, बाकी सभी संधियां नष्ट कर दी गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज बॉर्ले के द्वारा। लेकिन उसके बाद 1817 में जब मराठों का पतन हो चुका था, तो मराठों का जब पतन हो गया था तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जब गवर्नर बने तो उन्होंने दिल्ली का जो रेजिडेंट थे, कौन? चार्ल्स मैटकॉफ, उनको आदेश भेजा कि आप राजपूत राजों से संधि कीजिए। और सबसे पहले जो संधि की थी वो किसने की थी? करौली राज्य ने की थी। और उस समय करौली जो के शासक थे या हरबख्श सिंह उस समय वहां के शासक थे। तो इनसे कहा गया था आप खिराज मत दीजिए और आपके जो आंतरिक मामले हैं आप संभालेंगे। तो इनको इस तरह से एक प्रलोभन दिया गया था संधि करने के लिए। तो सबसे पहले करौली राज्य ने संधि कर ली थी। उसके बाद 25 दिसंबर 1817 में कोटा ने जालिम सिंह थे, उनके माध्यम से ये संधि कोटा ने कर ली थी। 15 नवंबर 1817 को टोंक ने संधि कर ली थी। अमीर खां पिंडारी को नवाब बना दिया गया था दोस्तों उस समय, और ये नवाब की उपाधि देकर के अमीर खां पिंडारी से भी अंग्रेजों ने संधि कर ली थी। इसी तरह से 6 जनवरी को जोधपुर ने, 15 जनवरी 1818 को उदयपुर ने, 10 जनवरी 1818 को बूंदी ने, और 21 मार्च 1818 को बीकानेर राज्य ने ये संधियां की थी। इसके अलावा झालावाड़, धौलपुर और जो अन्य राज्य थे, जयपुर, सभी राज्यों ने अंग्रेजों से
अलग अलग संधियां की थी। और इन सभी राज्यों से अंग्रेजों ने जो संधियां की थी उनमें अलग अलग शर्तें रखी थी। मैंने कहा था जैसे उस राज्य की परिस्थिति थी, उस राज्य की परिस्थिति की दो तरह की थी। एक तो वो राज्य जो मराठों को खिराज देते थे, एक तरह का टैक्स, और वो राज्य जो मराठों को टैक्स नहीं देते थे। अंग्रेजों ने भी वैसी नीति अपना करके उन राज्यों को शुरुआत में तो वही प्रलोभन दिया था कि आपसे खिराज लिया जाएगा और आपसे खिराज नहीं लिया जाएगा। 17 में और 1818 में विभिन्न देशी राज्य, राजस्थान के जो देशी राज्य थे, राजस्थान के जो राजपूत राज्य थे, उन्होंने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी और अधिकतर राज्यों से अंग्रेजों ने भी खिराज वसूला। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे खिराज नहीं लिया था? तो एक तो करौली, जब सबसे पहले इसी से संधि की थी तो करौली से खिराज नहीं लिया, बीकानेर से खिराज नहीं लिया, किशनगढ़ से भी मना कर दिया और जैसलमेर ने कभी खिराज दिया भी नहीं था और इनसे भी खिराज लेने से अपनी संधि में मना कर दिया गया था। तो दोस्तों ऐसे राज्य जिन्होंने संधियां की लेकिन अंग्रेजों को खिराज नहीं देना पड़ा, और वो स्टेट कौन से थे? करौली, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर। तो अब बात करते हैं राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां क्यों की, क्या कारण रहे कि अंग्रेजों से राजपूत शासकों को संधियां करनी पड़ी। तो दोस्तों सबसे एक कारण था कि राजपूत जो राज्य थे वो मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से मुक्ति चाहते थे। दोस्तों राजपूत शासक जो है मराठों को सैनिक सहायता भी देते थे, इसके अलावा खिराज भी देते थे, और उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कोई राजपूत शासक खिराज देने में या धन जो उनके ऊपर थोपा गया है उत्तराधिकार या किसी भी सुलह के कारण, तो उस धन को अगर वो नहीं दे पाते थे तो वो राजपूत राज्यों पर आक्रमण कर देते थे और उनको लूट लिया करते थे। इसी तरह से पिंडारी जो थे वो भी बार बार टोंक और आसपास के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में आक्रमण करके लोगों से धन ऐंठते थे। तो ये चाहते, वो परेशान, राजपूत राज्य परेशान होकर के मराठों से और पिंडारियों से परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से संधि करना बेहतर समझा। इसके अलावा सामंत जो थे और जो जागीरदार थे उनका प्रभुत्व बढ़ता चला गया। उनका प्रभुत्व क्यों बढ़ा कि दोस्तों जैसे कोई उत्तराधिकारी का केस आता था तो मराठा जो थे वो उत्तराधिकार के नियम से जिसको राजा बनना चाहिए था उसके भाई या उसके चाचा को प्रलोभन दे करके और उनसे बदले में धन लेते थे और उनको सैनिक सहायता दे करके कहते थे कि आपको हम राजा बना देंगे। तो इस तरह से जो उकसाने वाली नीति थी मराठों की और राजपूतों में आपस में कलह पैदा कर दिया था। तो इस तरह से उन्होंने कलह पैदा करने के बाद जागीरदार थे और जो सामंत थे उनका प्रभुत्व बढ़ गया, क्योंकि राजा को भी डर लगने लगा कि अगर इससे हम यानी जो सामंत से ज़्यादा इसको अगर ज़्यादा दबाएंगे तो ये भी हमारे सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि किसी भी उत्तराधिकार को चुनने में सामंतों की भी अहम भूमिका होती थी, राजा को पूछना पड़ता था। तो ऐसे समय में जो जागीरदार थे और जो सामंत थे उनका प्रभुत्व बढ़ता चला गया और उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती चली गई थी। एक अन्य कारण है कि राजपूत शासक जो थे उनमें आंतरिक कलह हो गया, और कलह का कारण क्या था? उत्तराधिकार संघर्ष भी था, इसके अलावा श्रेष्ठता का संघर्ष, क्योंकि जो सामंत होते थे वो राजपूत शासकों के निकट संबंधी होते थे। राजपूत शासकों के निकट संबंधी होते थे कौन? सामंत। और इसी तरह से अधिकतर जो जागीरदार होते थे वो भी राजपूत शासकों के निकटतम संबंधी होते थे। और चूंकि संबंधी जो होता था वो राजदरबार में तो राजा और सामंत या जागीरदार के रूप में व्यवहार करते थे, लेकिन जब राजा दरबार से अलग वो भिन्न जब होते थे, अलग जगहों पर होते थे या कोई प्रोग्राम, बड़ा कार्यक्रम होता था तो उसमें वो एक समानता का व्यवहार करते थे। तो इस तरह से उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ गई, उनका समानता का अधिकार वो अपने आप को मानने लगे, जिससे राजा की शक्ति कमजोर हो गई। इसके अलावा मराठों का पतन, एक मेन कारण ये भी है कि चूंकि मराठों ने
जैसे तैसे शक्ति संतुलन कर दिया था। और राजपूत जो आपस में लड़ते थे, तो चूंकि राजपूत शासकों में शुरू से ही आदत रही है कि ये उत्तराधिकारी, क्योंकि मुगलों से इन्होंने सीखा है। मुगलों में राज्य के लिए, सत्ता के लिए अपने भाई का कत्ल करना, अपने बाप का कत्ल करना, सारी चीजें मुगलों में होती थी। और मुगलों में ये जो एक दूसरे से विश्वासघात करके, भाई भाई का कत्ल करके जो गद्दी पर आसीन होने का जो एक तरीका था, उस तरीके को कुछ हद तक राजपूत शासकों ने भी ग्रहण कर लिया था। तो दोस्तों ऐसे समय में वो आंतरिक कलह होने लगे, उत्तराधिकारी संघर्ष होने लगे, और मराठों ने इस चीज को रोक दिया। मराठों के आने के बाद ये चीजें कम होने लगी। और जैसे ही मराठों का पतन हुआ 1817 ईस्वी में, वैसे तो 1803 में जो द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, उसमें सिंधिया और होलकर की स्थिति बिल्कुल डाउन हो चुकी थी और उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। लेकिन उसके बावजूद भी मराठा साम्राज्य चलता रहा। तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें 1817 में मराठों की शक्ति, यानी मराठों का पतन हो गया था। तो ऐसे समय जब मराठों का पतन हो ही गया था, तो उस समय राजपूत शासकों को अब किसके सहारे राज्य चलाना है, तो उन्होंने सोचा अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली जाए। अंग्रेजों ने भी सहायक संधि किस रूप में की थी कि हम केवल आपको बाह्य आक्रमणों से बचाएंगे, आंतरिक मामलों में आपसे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये संभव हुआ नहीं। राजपूत शासकों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुत्व तो हो गया, लेकिन उसके परिणाम क्या रहे और उसके प्रभाव क्या बढ़े, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले 1817 और 1818 में जो राजपूत शासकों ने विभिन्न प्रकार की जो संधियां की थी, उनसे क्या हुआ, राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। दोस्तों बात तो ये हुई थी विदेश मामले जो भी होंगे, या कोई लड़ाई होगी, बाहरी आक्रमण होगा, उस समय उनकी जो रक्षा करेंगे वो अंग्रेज करेंगे, लेकिन हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद, संधि के बाद ऐसा नहीं हुआ, संभव नहीं रहा, और राजपूत राज्यों में उनका हस्तक्षेप बढ़ गया, जिससे राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब जब इनका हस्तक्षेप बढ़ गया, तो राजपूत राज्यों के आंतरिक प्रशासन में अंग्रेजों का जो है प्रभाव बढ़ गया। राजपूत शासक एक तरह से इनके नौकरशाही के रूप में काम करने लगे। इसके अलावा एक जो प्रमुख कारण हुआ वो है 1838 ईस्वी में कोटा को तोड़ करके झालावाड़ अलग से राज्य बना दिया। दोस्तों कोटा के सबसे पहले तो 1817 ईस्वी में टोंक को अलग से जो है राज्य बना दिया था, नवाब बना दिया था। किसको? अमीर खां पिंडारी को। अमीर खां पिंडारी को 1817 में जो संधि की थी उसमें कोटा से अलग कर दिया और टोंक अलग राज्य बना दिया। अमीर पिंडारी को वहां का नवाब बना दिया था, रियासत थी। इसी तरह से 1838 में कोटा को तोड़कर करीब 19 परगने या 17 से 19 परगने कोटा के जो है अलग से तोड़ करके झालावाड़ राज्य बना दिया। अब जब राजपूत राज्यों को खिराज देना पड़ा, अब शांति के लिए राज्यों की स्थिति जब कमजोर हुई थी तो शांति के लिए क्या किया, 1835 ईस्वी में झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की थी। और दोस्तों जो उस ब्रिगेड का जो खर्चा था वो खर्चा इन राज्यों के ऊपर, शेखावाटी के इर्द गिर्द जो राज्य थे उनके ऊपर डाल दिया। तो नियमित खिराज देना और इस तरह से जो ब्रिगेड आदि जो बनाए गए थे उनके का जो खर्चा था वो इन राज्यों के ऊपर थोप दिया गया था, क्योंकि वो उनके एक तरह से आंतरिक सुरक्षा में जो है सहयोगी के रूप में उन्होंने एक ब्रिगेड की जगह जगह स्थापना की थी। तो उससे राजपूत शासकों की आर्थिक स्थिति, राज्यों की आर्थिक स्थिति कैसी हुई, खराब हो गई। सामंतों का विशेष अधिकार समाप्त हो गया, उनके ऊपर आघात हो गया। दोस्तों जो सामंत होते थे वो राजा की सेवा के लिए होते थे, राजा की सहायता के लिए होते थे, और जो व्यापारी होते थे उनसे धन वसूलते थे, उनको सुरक्षा मुहैया कराते थे। सेठ साहूकारों से अगर उनका धन वापसी कराना है तो उसके बदले वो जो है धन लेते थे। तो इस तरह के जो विशेषाधिकार थे सामंतों के, जो चाहे व्यापार में सुरक्षा देना या सेठ साहूकारों का धन
को एक तरह से गारंटी देना या उनको वापसी के लिए, उनसे उगाही के लिए जो गारंटी दी जाती थी वो सामंतों के द्वारा दी जाती थी। तो इस तरह के जो अधिकार थे जिससे सामंतों को धन मिलता था, वो अधिकार भी अंग्रेजों की वजह से, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया था ये सारी चीज़ें, तो उनके विशेष अधिकार भी खत्म हो गए थे। एक पॉजिटिव चीज़ हुई थी दोस्तों राजस्थान में, जो सती प्रथा थी, बाल विवाह थी और बहुत सारी जो कुप्रथाएं हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां लगा दी गई थी। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान में जो अंग्रेजी प्रथा है उसके विभिन्न परिणाम हुए। वैसे तो राजा जो है, राजस्थान के शासक जो थे वो मराठों से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों हुआ वही जो राम रच रखा, जो हुआ वही कि उधर मराठों से उन्होंने मुक्ति पाई, इधर वो अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए और धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनके ऊपर सारे जो भार है वो डाल दिए और उनके राज्यों को धीरे धीरे छीनना, सुरक्षा के नाम पर उनसे धन वसूलना, उनको उत्तराधिकारी के नाम पर उनको जो है उनसे धन वसूलना, और दूसरे जो शासक थे, उनके भाई थे, संबंधी थे, सामंत थे, उनको उकसा करके और दोस्तों उनको शासन का प्रलोभन दे करके वो उनसे धन वसूलते थे और राजा के विरुद्ध खड़ा कर देते थे। तो इस तरह से शासकों में अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति से इन राजपूत शासकों को बिल्कुल कमजोर कर दिया, इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी और पूरे भारत में, जैसे राजस्थान में हुआ ऐसे ही पूरे भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया। तो दोस्तों हमने पढ़ा राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुत्व और उसके परिणाम और क्या प्रभाव रहे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होते हैं गोपाल 360 स्टडी में। जय हिंद, जय भारत।